चलिए, आज की कक्षा शुरू करने से पहले सबसे पहले विनम्र श्रद्धांजलि जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, गुरुजी दिसोम ग्रुप के नाम से प्रसिद्ध शिबू। आज के युवा पीढ़ी के लिए शायद शिबू सोरेन का पहचान कमजोर रहा होगा, लेकिन 1970 के दशक में शिबू सोरेन की एक आंधी थी और एक तरीके से कहो कि भारत नहीं बल्कि ये जो झारखंड का पूरा राजनीतिक पटल है, आज इस पटल पर जितने भी नेता आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, टाइगर जगन्नाथ महतो हो, ये सब इन्हीं के छांव तले विरासत से निकले हुए लोग हैं। विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो। अपने युवा पीढ़ी के इतिहास में दो बातें हम लोग इनके ऊपर करेंगे छोटा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का नाम है शिबू सोरेन। इन्होंने वैसे तो कई आंदोलन किए, संगठन बनाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की, इसके पहले सोनत संथाल समाज बनाए, और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के सत्ता भी चला रही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने सबसे लोकप्रिय दो आंदोलन चलाए थे, उनमें एक था धान कटी आंदोलन और दूसरा महाजनी प्रथा खिलाफ आंदोलन, ठीक है। मतलब अगर कोई बाहर का जमींदार आपके जमीन को कब्जा करके रखा है तो उसके जमीन पर आदिवासी धान की फसल तैयार करते थे और उनमें से उनको कुछ नहीं मिलता। इनके नेतृत्व में जमींदार के सारे लठैत पड़े हुए रहते थे, निगरानी करते जमीन से, और लोग रातें रात जाते और उस धान की फसल को काट करके घर ले आते। यह जमीन मेरा, यह फसल भी मेरी होनी। जमींदार लोग के साथ साहूकारों का वर्चस्व था इस क्षेत्र में। वे लोग एक पुराना बही खाता रिकॉर्ड रखते थे, इनके दादा परदादा कितना जमीन लिए थे या कितना उधारी लिए थे, उसका कितना ब्याज है, कितना मूलधन है, इसको चुकता करिए, नहीं तो बंधुआ मजदूरी के लिए। ये घरों पर हमला करते, उनके ऑफिस दफ्तरों पर हमला करते और सारे रिकॉर्ड को ही माचिस मार करके आग लगा देते। आदिवासियों में भी जो खास करके हड़िया प्रथा वगैरह है, पीने वगैरह की, उसके खिलाफ इन्होंने भयंकर आंदोलन चलाए। कहा जाता था कि अगर शिबू सोरेन के बारे में लोगों को पता चल जाए किस गांव में शिबू सोरेन आने वाले हैं, तो जितने भी हड़िया के टहरी होती थी वो रातें राती पलट दी जाती थी। अपने समाज के भीतर भी सुधार, व्यवस्था के खिलाफ बगावत, यही कारण है कि इनके जीवन में बहुत सारे ऐसे केस बने। चिरुडी नरसंहार कांड का मामला हो, ठीक है, या फिर जो जेएमएम के नाम पर एक बहुत बड़ा हो शशिनाथ झा हत्या मदर कांड हो, ये सब घटनाओं ने शिबू सोरेन को कभी राज भोगने नहीं दिया। इनके किस्मत में राजयोग तो बहुत था, लेकिन उन्हें राजभोग, कोयला मंत्री रहे तो यही केस खुला, मुख्यमंत्री बने तो यही केस खुला। लेकिन फिर भी आज भी झारखंड की धरती में, जब से झारखंड शब्द की उत्पत्ति हुई है, राजतंत्रीय परंपरा को छोड़ दीजिए, फनी मुकुट राय और दुर्जन साल का नाम, तो इससे बड़ा नाम और हैसियत जो इस मिट्टी से निकला हो कोई नहीं है। सिस्टम से बगावत करना और यहां तक पहुंचना, ये शिबू सोरेन से सीखिए। तो आज इनके श्रद्धांजलि का दिन है। कल इनकी, आज वे आ भी चुके हैं गंगाराम अस्पताल से, मोराबादी में उनके शव को रखा गया है। आम दर्शन के लिए भी खुला ही जाएगा और कल यहाँ से निमरा भी जाएगा अंतिम संस्कार के लिए, जो उनकी अपनी मातृभूमि है, ठीक है। तो आप सबों को भी इस महान नेता के विदाई की बेला में एक सम्मान रखना चाहिए। हम लोगों ने बाकी कक्षाओं में 2 मिनट का मौन कार्यक्रम भी रखवाया था, ठीक है। तो एक बार पुनः विनम्र श्रद्धांजलि और फिर आगे बढ़ते हैं। एक सूचना और आप लोग के साथ देना चाहते हैं कि अभी अभी बैठ जाओ, 11 to 13 जेपीएससी का जो रिजल्ट आया है, उसमें भी संस्थान का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने उसको देखा भी कि कई ऐसे विद्यार्थी रहे संस्थान से लोग, लगभग अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों का 3 प्रकार का श्रेणी होता है। एक श्रेणी जो विद्यार्थी फाउंडेशन कोर्स, मतलब लगातार 2-3 साल से पतंजलि में रहकर तैयारी किए। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जब पीटी परीक्षा का
कहिए कि एग्जाम डेट आ जाता है तो तैयारी में लगते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेंस परीक्षा के समय संस्थान से जुड़ते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि इंटरव्यू या साक्षात्कार कार्यक्रम से जुड़ते हैं। सबों को मिलाते हुए देखा जाए तो संस्थान के 72 विद्यार्थी जो है सो सफल रहे, और इससे राज्य में एक बहुत ही सकारात्मक एवं पॉजिटिव माहौल बना है कि पहला बार रिजल्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि साधारण बच्चे जो गलियों में सड़कों पर रहते हुए मेहनत कर रहे थे, जो झारखंडी बच्चे, सरल शब्द में हम लोग कहें तो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसका रिजल्ट नहीं है, चाहे वो पलामू का गढ़वा या डाल्टनगंज जिला हो या लातेहार हो, या आपका छोटनागपुर का इलाका गुमला या सिमडेगा का रिजल्ट रहा हो, या देवघर दुमका बेल्ट रहा हो, या देवघर धनबाद का और बोकारो का हजारीबाग का बेल्ट रहा हो, या चाईबासा जमशेदपुर का क्षेत्र रहा हो। मतलब झारखंड के 24 जिलों में से कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले के विद्यार्थी इसमें सिलेक्ट है, और बेहद गरीब पृष्ठभूमि के बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, इन सभी विद्यार्थियों के साथ शुभकामनाएं तो है ही कि अब उनकी जर्नी आगे चालू हो रही है। लेकिन पहली बार से राज्य में जो एक नकारात्मक माहौल बना हुआ था कि यहाँ सीटें बिक जाती हैं, घोटाला हो जाता है, ठीक है, परीक्षा नहीं होती है, नौकरी नहीं होता है, ऐसी अवधारणाएं चल रही थी ना। इस जेपीएससी परीक्षा परिणाम के बाद एक भी व्यक्ति, किसी ने भी किसी भी सिस्टम पर कोई सवाल नहीं उठाया। तो इससे राज्य के युवाओं में एक अच्छा मैसेज गया है। खबर ये भी आ रही है कि अगली जेपीएससी का एक कैलेंडर के अनुसार जो है सो इसी वर्ष 2025 में आगामी पीटी परीक्षा का आयोजन भी होने वाला है। तो अगस्त के महीने चल रहे हैं, तो ले देकर के आपके पास 4 से 5 महीने बचते हैं। तो जो विद्यार्थी जेपीएससी की ओर झुकाव या लगाव रखते हैं, उन लोगों को तैयारी में लग जाना चाहिए। और उसी को सेंटर में रह करके एक बैच हम लोग भी आज सुबह ही, ठीक है, आरंभ किए हैं। 14th केपीएससी ये पीटी मेंस कंबाइंड बैच है, और काफी सस्ता बैच भी, ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से रखा गया है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पोर्टल पर आज ही आरंभ हुआ है। तो आप लोगों में से जो भी आपके मित्र, बंधु, बांधव जो हैं, जो संस्था से जुड़े हुए हैं, अगर वो करना चाहते हैं या आप करना चाहते हैं, तो आरंभ से ही इस बैच को ज्वाइन करिएगा, तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जो भी होंगे मित्र बंधु, उनको सूचना संप्रेषित कर दीजिएगा कि एक नया बैच संस्थान ने आरंभ किया है और उसके साथ वे जुड़ सकते हैं। अब हम लोग बात को और आगे बढ़ाएंगे, तो सीधे अपने टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, आज का हम लोगों का जो टॉपिक, जो एनसीईआरटी सीरीज या श्रृंखला आप लोग चला रहे हैं, वो श्रृंखला क्या है जी, कि उसमें सामाजिक विज्ञान क्लास 7 हमारे अतीत खंड का 6ठा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि नगर, व्यापारी और शिल्पी। नगर का मतलब क्या होता है कि मध्यकालीन भारत से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। क्योंकि जो सेगमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी मेडिएवल हिस्ट्री का ही को ही प्रेजेंट करता है। तो इस श्रृंखला में अगर हम लोग देखें तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली एक कोर कैपिटल है। ठीक है, पूरा का पूरा मध्यकाल में अगर जाओगे तो शहर के निर्माण के दृष्टिकोण से 2-3 शासकों का टाइम बहुत अच्छा माना जाता है। उसमें एक तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ही जब गद्दी पर बैठा तो उसने दिल्ली को काफी हद तक सजाने का कोशिश किया, चाहे वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य हो, ठीक है, या आगे चल करके ख्वाजा का जो दरगाह अजमेर वगैरह जो शहर विकसित हुआ, ये सब शहर बहुत चर्चा में रहे। अगर बीच के पीरियड में जाओगे, जब मेडिएवल हिस्ट्री का पीरियड चल रहा था, तो विजयनगर और बहमनी ये 2 स्थानीय क्षेत्रीय शक्तियां विकसित हुई। उसमें विजयनगर का पुराना नाम हम्पी था और वर्तमान नाम भी हम्पी था है। ठीक है, तो ये जो हम्पी शहर है ये बहुत चर्चा के केंद्र में रहा है। कहते हैं कि कई विदेशी यात्री आए, उसमें डुआर्टो बारबोसा आया, अब्दुल रजाक आए, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस आए, नोनी जोगरा आए,
ये सारे यात्री बोलते थे कि पूरे इंडिया का सबसे अच्छा शहर अगर कोई है तो विजयनगर है। मतलब अब्दुल रजाक वगैरह जो थे आए थे उस दौरान, उन लोगों तो बोलते हैं कि इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो विजयनगर में न बिकती। और विजयनगर का जो सिक्का होता था, जिसको पैगोडा वगैरह बोलते थे, वो पूरे विश्व भर में चलता था, उसका वाराणसी का। तो एक बड़ा सिटी हुआ। बाद में हम लोग देखते हैं कि जब बहमनी एम्पायर था तो थोड़ा कम महत्व था, लेकिन बहमनी जब टूटा तो बहमनी को टूटने के बाद उससे बीजापुर एक शहर आया, गोलकुंडा शहर आया, बीदर और बरार जैसे शहर आए। तो बीदर अपने चांदी के काम के लिए बहुत फेमस था, गोलकुंडा हीरे की नगरी कहलाती थी, ये हीरा के लिए बहुत फेमस था। ठीक है। और मुगल पीरियड में जाइएगा तो आगरा शहर जो लंबे समय तक राजधानी रही, जहां ताजमहल वगैरह बना, आगरा के बगल में फतेहपुर सिकरी एक बड़े शहर के तौर पर खुद अकबर के द्वारा बसाया गया, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण शहर था। अगर यूरोप के साथ कनेक्टिविटी या मिडिल एशिया के साथ भारत का संबंध देखना हो तो गंधार शहर का बहुत महत्व था। काबुल और गंधार जो अफगानिस्तान में है, उसका महत्व बहुत ज्यादा था। तो ये मेडिएवल काल के बड़े शहर थे। लेकिन जैसे जैसे मेडिएवल अंत हुआ तो हम लोग ये भी जानते हैं कि 18वीं सेंचुरी आते आते तक भारत में यूरोपीय कंपनियों का भी आगमन होना चालू हुआ है। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कोचिन गया था, बाद में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा सिटी का निर्माण किया गया। फिर डच और अंग्रेज के बीच में मछलीपट्टनम शहर के लिए बहुत झगड़ा हुआ कि किसके कब्जे में रहेगा। एक समय आया तो अंग्रेजों ने 3 शहर बसाए, बंबई, कलकत्ता और मद्रास। ये तीनों आज शहर में हमारे देश में क्या है, महानगर है, मेट्रोपोलियन सिटी का स्टेटस रखते हैं। तो इन शहरों का भी विकास ब्रिटिश के द्वारा किया गया। इन सबके बीच में सूरत शहर की चर्चा हम लोग नहीं छोड़ सकते। किसी भी भारतीय मुसलमान को मध्यकाल में हज की यात्रा करनी होती थी, या आज भी करनी होती है, तो फ्लाइट का जमाना है, लेकिन मध्यकाल में तो फ्लाइट नहीं चलते थे, तो सभी कोई को समुद्री मार्ग से जाना होता था। तो सभी लोग सूरत जाते थे, और सूरत से जो जहाज था वही सऊदी अरब जाता था और मक्का और मदीना की यात्रा कराता था। सूरत मतलब एक ऐसा शहर है जहां पर हीरा का भी कारोबार होता है, कपड़ा का भी कारोबार होता है, बहुमुखी व्यापार का धनी सेंटर है, और लोग वहां से मक्का की यात्रा पर भी जाते थे। तो शहरों का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा शहर किस शिल्प के लिए फेमस है, उसी को ध्यान में रख करके टॉपिक आपका बनाया गया है। तो इस टॉपिक के बीच में आइए, कुछ मैप में हम जगह आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मध्यकालीन बड़े शहरों में एक शहर आप देख रहे हो, कहां दिख रहा है आपको, काबुल और कंधार, ये दोनों अफगानिस्तान में है। ये शहर क्या करते होंगे, तो चीन, भारत और सीरिया, ईरान, इस सब का ये क्या है, राजधानी नहीं है, चरमुहान है। चौमुहान बोलते हो ना, एक रास्ता रूस की तरफ जाता है, एक रास्ता चीन की तरफ जाता है, एक रास्ता जो है सो यूरोप क्या कहो कि उधर जा रहा है, और एक रास्ता जो है सो भारत, श्रीलंका, बर्मा की ओर जा रहा है। तो ये एक एपी सेंटर है, व्यापार का अधिक केंद्र था, इसलिए बहुत फेमस था। पुष्कर, ये राजस्थान में है। पुष्कर 2 चीजों के लिए बहुत फेमस है जी। पहला, भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं, पुष्कर ही एक ऐसा जगह है जहां ब्रह्मा का मंदिर है। और पुष्कर मेला जो लगता है
वो बहुत फेमस है। वृंदावन एक कृष्ण की नगरी है, ठीक है। और कृष्ण जन्माष्टमी मनाने भारत भर के साधु संत, देखो मेडिएवल हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा संत पैदा हुए ना, वो कृष्ण मार्गी थे। चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, नाम सुने हो ना, मीराबाई, ये सब क्या है? कृष्ण भक्ति के हैं। तो कृष्ण भक्ति के संतों के कारण वृंदावन फेमस है। अजमेर ये ख्वाजा का दरगाह है। भारत में जैसे हिंदुओं में भक्ति परंपरा पैदा हुई, भक्ति आंदोलन चला मध्यकाल में, तो मुसलमानों में सूफी आंदोलन चला। तो पहला सूफी जो भारत आए वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, और उन्होंने जहां अपना आश्रम बनाया था, आश्रम को सूफी परंपरा में खानकाह कहते हैं, वो अजमेर में था। आज भी सभी धर्म के लोग चादर चढ़ाने के लिए कहां जाते हैं? अजमेर में जाते हैं। तो एक प्लेस ये भी महत्वपूर्ण है। सोमनाथ क्यों फेमस है? मंदिर तो है, लेकिन महमूद गजनवी ने इसी मंदिर को सबसे ज्यादा लूटा, ठीक है, जो कि एक इतिहास बन गया, इसलिए बहुत फेमस है। सूरत, अगर इसका इंपॉर्टेंस तलाशोगे कि सूरत का क्या महत्व है, तो दो चीजें। सूरत अपने आप में भारत की आर्थिक राजधानी थी मध्यकाल में, और दूसरा यहीं से भारत भर के मुसलमान, चाहे यहाँ के मुसलमान हो, चाहे मुर्शिदाबाद के मुसलमान हो, चाहे कश्मीर के, सब सूरत के मार्ग से ही होकर के मक्का के तीर्थ यात्रा पर जाते थे। तो तीर्थ यात्रा पर जाना ही सबसे बड़ा बदलाव। जानते हो, भारत में पुर्तगाली आए, उनकी भी इच्छा थी कि हम सूरत में कोठी खोले। फ्रांसीसी आए, वो भी सूरत में कोठी खोले। अंग्रेज भी सूरत में कोठी खोले। मतलब इंडिया में बिजनेस करना है तो सूरत जाना है। जो आज हैसियत मुंबई की है, वही हैसियत मध्यकाल में सूरत की थी। बम्बई ये एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। कहते हैं कि बंबई सबसे पहले पुर्तगाली लोग, एक टापू था तो पुर्तगाली लोग कब्जा में रखे थे। जब चार्ल्स तृतीय की शादी हो रही थी तो पुर्तगाली राजकुमारी से हो रही थी, कैथरीन से। तो दहेज में ब्रिटेन के राजा को मुंबई मिला था। तो ब्रिटेन के राजा बोले कि हम इसको लेके क्या करेंगे, तो वे ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड में बेच दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस द्वीप को इतना सजाया और आगे बढ़ाया कि आज भारत का आर्थिक राजधानी है, ठीक है, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। अब आगे बढ़ो तो ये एक जगह और है, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद क्यों फेमस हुआ? क्योंकि जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो मुर्शिद कुली खान ने मुगलों को दिल्ली से अलग करके स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की थी, और उसी के नाम पर बसा मुर्शिदाबाद शहर। ये सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए, जैसे हम लोग बोलते थे ना कि ढाका में मिलता था मलमल, लाल दुपट्टा मलमल का। मलमल एक ऐसा कपड़ा जो यूरोप की मंडी में आग लगाए हुए थे। यूरोप के बहुत सारे इतिहासकार, एक नेचुरल हिस्टोरी का पिल्ली नामक एक इतिहासकार है जिसने नेचुरल हिस्टोरी का किताब लिखी है, वो लिखता है कि हम भारत से मलमल खरीदते हैं और इसके बदले में भारत को सोना देते हैं, और भारत सोना का कब्रगाह है, दुनिया भर के सोना भारत में दफन हो जाता है। और हम मलमल का मतलब समझो कि एक दिया सलाई में पूरा साड़ी हट जाता है। इतना महीन धागा और मुलायम कपड़ा कि 5 मीटर की एक साड़ी फोल्ड करके माचिस के डिब्बी में रखते। और यूरोप का जो एलिट क्लास था, कुलीनबर्ग, उसको ये साड़ी पसंद थी। तो नेचुरल हिस्टोरिका का राइटर जो पिल्ली है, वो लिखता है
कि हम भारत से मलमल मंगाते हैं, यह कुलीनों का दरबार सजाता है। ये कपड़ा मुलायम है और सॉफ्ट से जरूर है, लेकिन इतना महीन और बारीक है कि इसमें आदमी कपड़ा पहनने के बाद भी ऐसा ही दिखता है जैसे कपड़ा बिना पहने दिखाई देता है। और हम इसके बदले में भारत में सोना का भुगतान करते हैं। तो ये मुर्शिदाबाद कॉटन इंडस्ट्री का हब है। कलकत्ता कहना ही नहीं है। अंग्रेजों ने शोभा सिंह नामक एक जमींदार के विद्रोह करने पर बंगाल के नवाब से 3 गांव खरीदा था। गोविंदपुर, ठीक है, सुतानाती और कलकत्ता, कोलकाता। इन्हीं तीनों गांवों पर उन लोगों ने आधुनिक कलकत्ता बनाया। उस समय कलकत्ता का नाम फोर्ट विलियम था। और आज कलकत्ता इतना बड़ा हो गया कि बंबई से भी पहले कलकत्ता का स्थान आता है। मेट्रोपोलियन सिटी, आधुनिक भारत का जन्मदाता, उसी कलकत्ता से राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, कौन नहीं, सत्येंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, सुभाष चंद्र बोस, एस.एन. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, क्या नहीं मिला भारत। नोबेल का साहित्य वहीं से आया। कहा जाता था कि पूरा भारत बाद में जागता है, कलकत्ता पहले जागता है। लेकिन वो आज वाला कलकत्ता नहीं, आज का कलकत्ता वो दूसरा कलकत्ता है, ठीक है। लेकिन एक समय था कि सारे विद्वान वहीं पैदा हो। जितने फिल्म इंडस्ट्री के लोग, सत्यजीत रे से लेकर के जो नाम खोजोगे सब कलकत्ता से। कादम्बनी गावली पहली महिला ग्रेजुएट। तो कलकत्ता एक आधुनिक शहर, मॉडर्न शहर का प्रतीक है। मसूलीपट्टनम, ये भी बड़ा फेमस जगह था। कोई भी बाहरी आदमी ये बंदरगाह जरूर अपने कब्जा में रखना चाहता था। डच और अंग्रेज को तो मसूलीपट्टनम पर कब्जा को लेकर के बहुत बार फाइट हुआ। मद्रास, आधुनिक भारत, यहीं पर तिरुपति के मंदिर के लिए फेमस है। मध्यकाल में यहाँ पर बालाजी मंदिर, आज भी भारत का सबसे धनी मंदिर, ठीक है। हम्पी विजयनगर है। हम्पी मतलब विजयनगर, दुनिया का सबसे अद्भुत शहर। इसके बारे में लोग बोलते हैं कि पूरे भारत में कृष्णदेव राय नामक राजा हुआ था। कृष्णदेव राय, उसी ने वहां पर हजारा मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, बहुत सारे मंदिर बनवाए। और उसके समय विजयनगर चरमोत्कर्ष पर चला गया। विजयनगर में रामनवमी का जो जुलूस निकलता था, उसको देखने के लिए उस समय लोग वृंदावन से पैदल चल के वहां जाते थे, और कश्मीर तक के लोग जाते थे। क्या देखना है जीवन में, तो विजयनगर में रामनवमी का जुलूस देखने। इतना अद्भुत शहर की, मतलब जितने यात्री विदेशी आए हैं वो सब बोलते हैं मैं बेबीलोन गया हूं, मैं यूनान गया हूं, मैं ग्रीस गया हूं, लेकिन विजयनगर वाली खूबसूरती नहीं देखा। लेकिन इस शहर का अंत बड़ा दुखद हुआ। कहा जाता है कि जब बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ था तो बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार, ये 5 राज्य बने थे। इसमें बरार फरार था, मतलब ये बाहर था। बाकी बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर चारों मिलकर विजयनगर पर हमला किए। इतिहास में इस युद्ध को राक्षस तांगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध या तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में विजयनगर हारा, और हारने के बाद पूरे लुटेरे विजयनगर की ओर बढ़े। जितना लूट सके उतना लूटे, और लास्ट में आग लगा दी। सोनों की दीवारें पिघल रही थी और लोग चिमटे से सोना समेट रहे थे। दीवालों पर सोने की परतों ने बहाव देखा। एक इसका प्रत्यक्षदर्शी है सेवल, वो यही सब लिखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो मदुरा और उदयपुर, ये लोग भी सूती वस्त्र के लिए बहुत फेमस थे। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, किससे क्या क्वेश्चन आने
चलो, यस ना? चलिए, जो क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा वो यही मिलेगा। एनसीईआरटी की खुशबू है, महसूस कीजिए। पहला, बीदर के शिल्पकार कौन सी जादुई काम के लिए प्रसिद्ध थे? तांबे की कारीगरी, चांदी की कारीगरी, तांबे और चांदी दोनों की कारीगरी, इनमें से कोई नहीं। दोनों की कारीगरी। बोला हो ऑनलाइन जिंदाबाद। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, रीता का आंसर है सी, निहारिका सी, रिया सी, ऐसरन सी। चलिए, हम मान लिए बीदर जो शहर था ना, वो धातु कारीगरी में दो धातु खास करके तांबा और इन दोनों में भी चांदी की कारीगरी के लिए बहुत फेमस। ठीक है, काफी प्रसिद्ध रहा। तो एक तो ये हो गया। 2 नंबर में आते हैं, किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहते हैं? सूरत या अहमदाबाद? ठीक है, सूरत। अभी तो बोले कि प्रस्थान का मतलब होता है यहां से निकलना। तो मक्का के लिए भारत से कोई आदमी जाएगा तो कश्मीर, कलकत्ता हो चाहे तमिलनाडु का, आता सूरत से था। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रस्थान द्वार है। 3 नंबर, सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां पर स्थित है? अजमेर में, राजस्थान में कि जयपुर में? अजमेर। देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिला के संत थे। ठीक है, और इनका जो आश्रम है उसको बोलते हैं खान का। ठीक है, यहीं पर उन्होंने मुरीद परंपरा चलाई थी। मुरीद का मतलब होता है शिष्य। और यहाँ का सबसे फेमस चीज है कि जो लोग ख्वाजा के दरगाह पर अपना मन्नत मांगते हैं, वहां पर चादर चढ़ाने जाते हैं। क्या चढ़ाने जाते हैं? चादर चढ़ाने। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन स्क्रीन। 17वीं सदी में वह कौन सा महत्वपूर्ण बंदरगाह था जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने काफी प्रयत्न किए? बंबई, कलकत्ता, सूरत, मसूलीपट्टनम। चलो जी, ऑनलाइन आपका भी इंतजार है। 4 नंबर में सरल लिख रही है सी, अभी तक उसी का केवल आंसर आया है। प्रियंका कुमारी, ठीक है। मुर्शिदा खातून बोलती हैं डी, प्रियंका कुमारी सी, रिया भारती डी, रीता उराव डी, सीमा सिन्हा जी डी, GOI ग्रुप, ग्रुप ऑफ इंडिया डी, सीमा सिन्हा जी से। क्या होगा जी? ऑफलाइन सूरत। देखा है आपने? सूरत सही है, सही है।
अभी तो मैं बोल रहा था कि मछलीपट्टनम बंदरगाह को लेकर के डच और अंग्रेजी कंपनियों के बीच में बहुत सारे युद्ध लड़े गए, संघर्ष हुआ। सूरत को लेकर के फ्रेंच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में संघर्ष, समझ गया बात। और इसको लेकर के डच और इंग्लैंड, हॉलैंड और इंग्लैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑन स्क्रीन। हम्पी नगर कौन सी नदी के घाटी में स्थित है? कृष्णा, तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा, इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन यही रहता है, लेकिन आज तुम लोग का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत लो रखे। पिछला बार क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया था जी, ठीक है। तो आज हम आप लोग को आसान क्वेश्चन, आसान विकल्प के साथ लेकर के आए हैं, टफ विकल्प नहीं किए हैं, एकदम इसमें बहुत सारा ट्विस्ट ला सकते थे, ठीक है। अब आप उसको दे सकते थे कृष्णा वर्सेस तुंगभद्रा, तुंगभद्रा वर्सेस कावेरी, कावेरी वर्सेस गोदावरी, गोदावरी वर्सेस कृष्णा, मामला फंस जाता। लेकिन आज आसान विकल्प है और सही उत्तर है कि कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में के शहर में ये स्थित है। अब बताओ मंडप किससे संबंधित है? मंदिर में मंडप होता है, राजमहल में मंडप होता है, धर्मशाला में मंडप होता है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से चलो ये बोलता है कि इनमें से कोई नहीं। मंदिर में मंडप होता है। सही विकल्प है। देखो वैसे राजमहल में भी मंडप होता था, सभा मंडप बनाए जाते थे, लेकिन जो मंदिर बनता है ना उसमें भी गर्भगृह, अर्धमंडप, महामंडप, मंडप होना ही है जहाँ बैठ की चौपाल लगता है, ठीक है। तो मंदिर ऑप्शन में है तब राजमहल नहीं होता, धर्मशाला में नहीं होता। आइए अगला क्वेश्चन। 18वीं सदी में मछलीपट्टनम का अधोपतन हो गया, डिक्लाइन करिए। 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कहता है कि मछलीपट्टनम का 18वीं सदी में पतन हो गया, मतलब जब औरंगजेब का पीरियड था तो उसका पतन हो गया। दूसरा लिखता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा को मिला लिया, तो गोलकुंडा में ही मछलीपट्टनम था, तो मिलाने के कारण पतन हो गया। इसी के आधार पर आपको उत्तर देना है, ठीक है। कथन और कारण दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। चलिए ऑनलाइन किधर सो रहे हैं? हैप्पी हैप्पी जवाब दीजिए। ये कितना है जी? क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का आंसर
कुंडल ना दे रही है कि डी होगा, रीताऊ राम ए होगा, निहारिका ए होगा, बेबी कुमारी ए होगा, और नील रवि बोलते हैं कि बी होगा, सीमा सी होगा, क्या होगा? सी। के बोला सी? ये बात सही है कि जब औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने कब्जे में ले लिया तो जो मछलीपट्टनम शहर था उसका धीरे 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 प्रभाव कमजोर हो गया, और बगल में मद्रास सिटी का विकास हो जाने के कारण बाकी बंदरगाहों की भूमिका भी घट गई। यही इसका कारण है। तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक, बंगलोर, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तमिलनाडु कि तमिलनाडु के तमिलनाडु? देखो ये है, तिरुपति शहर भी है, और एकदम यहाँ से मुश्किल से 19 किलोमीटर आगे जाओगे तो तमिलनाडु का बॉर्डर, एकदम बॉर्डर पर ही स्थित है। लेकिन उसको क्या, तिरुपति एक ऐसा जहां है जहां से बंगलोर का भी डिस्टेंस कम है, मद्रास का भी डिस्टेंस कम है, और तिरुपति बल्कि हैदराबाद इससे दूर। 9 नंबर, विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित था और इस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अभी तो इसका उत्तर दिए हो, इसीलिए हम पे उत्तर है। ये भी बन जाएगा तुरंत। बिदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया। बिदरी शिल्प में चांदी और तांबे की जड़ाई का काम किया जाता है। दोनों सही है, सोच लीजिए। बिदरी शिल्प का नाम, बिदरी मतलब बीदर स्थान का नाम है, तो वहां के शासक के नाम पर रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? संभावना रहता है कि शासक के नाम पर ही रखा जाए। 10 नंबर का आंसर बेबी कुमारी से, मुर्शिदा खातून सी, फराह यास्मीन सी, जयंती कुमारी सी, प्रियंका कुमारी सी, राजुरमणि सी। आप इतने लोगों ने जब सी बोल दिया तो मेरी क्या मजाल की मैं इसे काट सकूं। बिदरी शिल्प का मतलब शहर आधारित शिल्प, शासक के नाम से इसका कोई लेना देना। हम जान रहे थे हिट विकेट होगा, हो गया। ठीक है, मतलब अगर कोई देखो उसका नाम तो पढ़ ही नहीं गया कि यहाँ क्या हो रहा है, तो बिदरी शिल्प हो रहा है। तो बिदर क्या है? शहर का नाम, बिदर राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ के शासक वगैरह जो उपाधि लिए उससे कोई लेना देना नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 से भेंट कीजिए। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? 1496 में, 98 में, 95 में,
चलो, डंके के चोट पर ही बोल रहा है 1498, तो मानना ही ना पड़ेगा। जी हाँ, 1498 में पहली बार इसने भारत की यात्रा की थी। 14वीं और 15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के लिए उत्पादन के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया? सूती वस्त्र की रेशमी वस्त्र? हम अभी ये बोले हैं लाल दुपट्टा। बोलो जी ऑनलाइन वालों, खाओ पियो जाओ। बेबी कुमारी, डी फॉर डॉग होगा सर। फराह यास्मीन सी होगा, अनिल रवि सी होगा, मुर्शिदा खातून डी होगा। तुम लोग कहना चाहते हो कि झगड़ा किसके बीच में है जी? सी या डी? डबल टिक लगाना है। किस पर लगाए? लगा दिए। अभी तो बताए मलमल रसम का कपड़ा, ठीक है। रेशमी वस्त्र के उत्पादन का बिल्कुल नया केंद्र बन गया था मुर्शिदाबाद, और यहाँ के रेशम के कपड़े की डिमांड भारत नहीं, भारत से बाहर। दक्षिण भारत की वह कौन सी नदी है जिस नदी में 12 महीने पानी रहती है? कैसे पढ़े थे बचपन में, और अभी याद है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। लेकिन धान 2 बार होता है, और कहा जाता है कि कावेरी के डेल्टा में इतना उपजाऊ डेल्टा है कि एक हाथी जितना एरिया में बैठता है, उतना से 2 आदमी का खाना साल भर हो सकता है। प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी, बेल्लूर, श्रीरंगम, भद्राचलम? अभी तो बताए थे जी कि हजारा का मंदिर और विठल स्वामी का मंदिर दोनों कृष्णदेव राय ने विजयनगर में बनवाया था। यानी विजयनगर का विरासत कहाँ पर है? कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में ये कुछ नहीं है। मूरो शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? पुर्तगाली व्यापारियों के लिए, अंग्रेज व्यापारियों के लिए, चीनी व्यापारियों के लिए, मुस्लिम सौदागरों के लिए? विजयनगर साम्राज्य में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली भी आते थे, अंग्रेज भी आते थे, चाइनीज व्यापारी भी आते थे, और मुस्लिम व्यापारी भी आते थे। इनमें से किसी एक के लिए मूरो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह मूरो शब्द किसको दर्शाता है? ए वाले पुर्तगाली हैं। 15 में आइए मैडम लोग ऑनलाइन वाली, आगे रिया। बी अंग्रेज व्यापारियों के लिए किंजस मास्टर बी, मुर्शिदा खातून बी, फराह बी, अनिल रवि ए, जियो ग्रुप बी, बेबे कुमारी बी। आप सभी लोगों ने अपनी इच्छा का प्रदर्शन बी के लिए किया है। वेलकम टू दिस
आप सभी लोगों का इस बोर्ड पर स्वागत है गलत उत्तर देने के लिए। फिर लोगों ने इच्छा जताई पुर्तगालियों, यहाँ 9 बजे रात को बैठ के पढ़ने वाले लोग भी बोलते हैं पुर्तगालियों, मूरो शब्द का इस्तेमाल मुस्लिम सौदागरों के लिए किया जाता था विजयनगर में। काम नहीं चलेगा, ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, सीख लो जमा कर लो, कुछ नहीं करना। ये सब कहीं क्वेश्चन मिलने वाला है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय कब स्थापित किया था? ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन है जी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय कब स्थापित किया था, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। सवाल ही नहीं है जी, सवाल है कि कौन ईस्ट इंडिया, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया, डच ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया, जब लिखले नहीं है तो कहां से टाइम दीजिए, इसलिए डेड है। ये रहता तो फ्रांस हो सकता था, बाकी कोई नहीं मैच करेगा, इसलिए 16 नंबर क्वेश्चन डेड है। 17 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करिए। 16वीं सदी में काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। चीन का रेशम मार्ग, काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। कौन कौन सही है? एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, कोई सही नहीं है। ये सही है और भी सही नहीं है। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग जुड़े थे, मानते हैं। और काबुल हाथी का कारोबार नहीं करते थे, ना ही करेगा जी, रेगिस्तान में हाथी मिलता है। देखो, अगर जाओगे ना अगर इंडिया का मैप है तो यहाँ पर अगर थोड़ा नीचे लाना पड़ा कश्मीर को, ये चाइना से एक ऐसे रास्ता आता था जो रोमन साम्राज्य को जाता था, और चीन दुनिया में रेशम उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र था। इस रूट का ही नाम था महान रेशम मार्ग, ग्रेट सिल्क। इसी रूट पर जब तुर्कों का कब्जा हो गया तो यूरोप का इंडिया से कनेक्शन रुक गया, तो लोग बेचैनी में समुद्र यात्रा से खोजे कि भारत कैसे पहुंच सकते हैं, जो वास्को डी गामा लेकर। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेशम का कारोबार के लिए ये लिंक ऑफिस है। ठीक है, काबुल और कांधा ना, तो ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है, लेकिन बी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। सही आंसर क्या है? केवल एक है। आगे बढ़ी, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? बहुत आसान है, पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं, बताइए वास्को डी गामा के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन बताना है। वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक एवं वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से बहुत उत्सुक था कि भारत की संस्कृति कैसी है और भारत का वास्तुकला क्या है।
यह अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप होते हुए निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। दोनों पक्का। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बोलो ना इसका उत्तर। बी दोनों। ए देखो, इस पॉइंट से सोचोगे तो वास्को डिगामा को भारतीय संस्कृति के बारे में कोई सोचा नहीं, वो बिजनेस व्यापार करने आए थे। ठीक है, और दो वाला बात जो है वो अवश्य ही सही है। नहीं का कोई बात नहीं है। इस पर थोड़ा सा अगर चाहोगे कि तुम लोग को भी इज्जत मिले, ये जो देख रहे हो ये वर्ल्ड का मैप है और इसके बारे में कहा जाता है कि और जूम कर देते हैं। ये जो ग्रीन देख रहे हो ना बेल्ट, यही पुर्तगाल है और यहीं से एक यात्री आया। कहा जाता है कि पुर्तगाली यात्री था कोलंबस, उसको भारत क्यों आना था? तो ये देखो चीन है, इस चीन से यहाँ काबुल आ जाओ और काबुल से ईरान होते हुए इराक होते हुए यहाँ से होते हुए और लोग इटली पहुंच जाते थे। रोमन साम्राज्य यहीं पर था। इसी को बोलते थे महान ऋषभ और ग्रेट सिल्क, कि एशिया को यूरोप से जोड़ता था जब मध्यकाल चलता था। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर कुछ दिनों के लिए सेलुलूस तुर्क का कब्जा हो गया और इन लोग चीन के सामान उधर जाने से तब यूरोप वाला को बेचैनी हुआ, करूं तो क्या करूं। तब उन लोग समुद्र मार्ग से खो जाते। कोलंबस को इंडिया आना था, वो रास्ता भुलाया, चला गया अमेरिका। ये बात है 1492 की। इसके पहले उसके बाद आया बार्थोलोमेओ डियाज। यहां पर देखो है केप ऑफ गुड होप लिखा हुआ है, यही जगह है केप ऑफ गुड होप। यहां तक आया लेकिन वापस ये 1496 में आया। उसके पीछे वास्को डिगामा आया। यहां पर जब वो आया तो उसको वो गुजराती व्यापारी मिला, उसका नाम था अब्दुल मनीद। ये बोला कि चलो तुमको हम भारत पहुंचा देंगे। तैयारी में आया था कि ले जाएंगे गुजरात, बीच में रास्ता इन लोग भटा गया और यहाँ केरल के कोचिन तट पर। ये बात सही है कि भारत में व्यापार करने की इच्छा से वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर से होते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंचा, जिसको हिंदी में उत्तर मासा अंतरिप कहते हैं। और यहां से अब्दुल मनीद नामक व्यापारी के सहयोग से भारत आया और केरल के मालाबार तट पर पहुंचा, जहां कोचिन के राजाओं ने इसका स्वागत किया। और इसके बाद ही वापस गया और 1600 में फिर वापस आया, तो कंफर्म कर दिया कि समुद्री रास्ता ये। उसके बाद तो
यूरोप से बाढ़ आ गया, स्पेन ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सब भारत आने लगे। बात समझ में आ गई? बस समझ में आ गई। यानी केवल दो सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? देखो, साउथ इंडिया के इतिहास में जाओगे तो अहमदनगर को शाहजहां ने मिलाया, बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने मिलाया, और मराठा को कोई नहीं मिला पाया। साउथ इंडिया का ही पावर। इसका आंसर है औरंगजेब। मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम नगर कौन सी नदी तट पर स्थित थे? बोलो जरा, बोलो, क्या हाल है? कृष्णा या कावेरी? देखो, अगर मैं मैप बना दूं तो ऐसे समझना है, मछलीपट्टनम यहाँ, और कावेरी जो है वो यहां से ऐसे तमिलनाडु और कर्नाटका होते हुए बहती है। जमुना जो है सो उत्तर भारत की नदी है, गंगा में मिलती है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो अरब की खाड़ी में गिरती हैं। तो बचल का तो यही कृष्णा जो है सो थोड़ा गोदावरी रहता तो कंफ्यूजन होता। हो गया। तो मछलीपट्टनम किसके नदी के तट पर स्थित है? अजमेर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। सही है। मुगलों के शासन में सूबा प्रांत मुख्यालय बनाया गया। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहीं आकर बस गए थे। बोले क्या सही है? बोलिए, नहीं बोलिएगा? औरंगजेब कालीन सूबा। देखो, इसमें क्या होगा, एक और तीन सही है, ठीक ना? क्योंकि देखो, ये तो ठीक है कि चौहान राजाओं ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी जब तक उनको दिल्ली उनके कंट्रोल में नहीं थी। इसीलिए इस राजवंश को चाहमान वंश भी बोलते हैं। ठीक है। मुगलों के शासन काल में सूबा, सूबा का मतलब होता है प्रांत।
ये नहीं बना था। क्यों? क्योंकि अजमेर के जो राजपूत थे उसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे और दोनों के बीच में मित्रवत था। ठीक है, तो वहां निर्णय ये लिया गया कि जो लोग शादी करते थे उनका राज्य लौटा जाए, उसको वतन जागीर बोलते थे। तो मुगल काल में 12 सूबा थे। किसके समय? अकबर के समय। 3 सूबा थड्डा, कश्मीर और उड़ीसा है, तीनों बनाए थे शाहजहां। हो गए थे 15। और बीजापुर और गोलकुंडा ये दोनों शामिल करके सबसे अधिक सूबा मतलब पहुंचा था वो 20 तक, लेकिन उसमें कहीं भी अजमेर का नाम, तो ये हमें ये बी नहीं लगेगा है। ये तो ठीक है। अभी हम लोग पढ़े ख्वाजा का दरगाह अजमेर में ही था, तो 1 और 3 सही है, मतलब सी ऑप्शन सही है। कांचीपुरम और मदुरै मंदिर कहां पर स्थित है? कहां? तमिलनाडु। एकदम 16 का जवाब आप लोग दिए हैं, सही आंसर है। 24 सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा और जरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूरत से जारी की गई इंडियो की मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक था। कौन सा बात सत्य है? केवल लॉक कर दें? विश्वास से बोल रहे हैं? अभी भी देखो, किसी भी दुकान पर चल जाओ, सूरत की जड़ी की साड़ी बहुत फेमस होती है। तो जड़ी की साड़ी के लिए ही ये बहुत फेमस है। तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा, इसने कोई इंडियो नहीं दिया था, इसीलिए कोई बोली मार, केवल ए सही है। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन से लोग शामिल हैं? सुनार, कांसा का काम करने वाले कंसेरे, ब्रॉन्ज, कांसा का मतलब लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई। लोहार और राजमिस्त्री को क्या बोलते हैं? विश्वकर्मा जी। उस समुदाय के प्रमुख देवता भी है। बोलो, ऑनलाइन वाले से भी थोड़ा बात कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन हो जाता है तो मन नहीं भरता है। कितना नंबर क्वेश्चन है जी अभी? 25। फरासमिनी बी, जीवाई डे, रीता बी, अनिल बी। बड़ा जल्दी इन लोग भी लेकिन उत्तर दे रहा है। 60 क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं। सब है, सुनार, कंसेरा, लोहार, विश्वकर्मा समुदाय में बढ़ाई उड़ाई सब आते हैं। पुष्कर तालाब कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, राजस्थान, जोधपुर। तीनों शहर भी उसी का है। क्या होगा? तीनों राजस्थान में। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। पुष्कर, अरे तो जब तुम झारखंड में रहते हो कि रांची में रहते हो, तो रांची तो बताओ। 18वीं शताब्दी में कौन सा नगरों का उदय हुआ? बंबई, कलकत्ता, मद्रास। तीनों। मक्का का प्रश्न तुरंत हमें दिए हो, इसलिए 29 नंबर। 1565 में राक्षस तांगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरोध दक्कन के किन किन सुल्तानों का गुट शामिल था?
लेक्चर सुनोगे तो दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। अरे नहीं बोले थे जी, बरार फरार था। विजयनगर से टूट के 5 स्टेट बना, बीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तो चारों मिलके हमला किए, एक तो नहीं था। तो वही बताते कि बरार फरार था, तो बाकी चारों थे। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। ये नहीं होगा, कैसे होगा? इसमें तो बरार शामिल है। गोलकुंडा, बीजापुर, खानदेश, अहमदनगर नहीं था। तो ये नहीं होगा। इस हिसाब से देखोगे तो 20 सटीक बनता है, लेकिन तुम लोग सोचो ना बरार को फरार कर दो और एक को सही मान। खानदेश का कोई लेना देना नहीं, ठीक है? खानदेश जिसमें है वो ऑप्शन छाट दो तो बच गया ये। तो बरार को हटाओगे तब सही होगा, नहीं तो कोई सही नहीं। समझ के बाद अगर बरार रहेगा तो सब ऑप्शन रॉन्ग, लेकिन उसको फरार कर दिए तो ऑप्शन ये सही। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी। हम लोग को हाँ हम्पी ये पढ़ना ही है। मध्यकाल में, ये तो ऑलरेडी दे दी, चलो। 18वीं सदी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे? काला शहर। भारतीय कारीगर, भारतीय सौदागर, भारतीय मजदूर, भारतीय कारीगर, भारतीय सौदागर। दोनों वाला एकदम सही है। भारतीय कारीगर या भारतीय सौदागर ना। 32 क्वेश्चन है, ठीक है? हम इसको 20 क्वेश्चन, लेकिन आज जानबूझ के क्वेश्चन का श्रेणी को हल्का रखे थे ताकि परिचय ठीक से हो सके। तो आज की कक्षा समाप्त, फिर हम लोग कल अगली क्लास के लिए आएंगे, ठीक है?